लोग आई होप सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सही चल रही होगी। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपकी इंडियन नेवी की स्ट्रेटजी की। क्योंकि जहाँ तक मैंने कमेंट पढ़ा है, मेरे काफ़ी सारे भाई हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हम नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार नेवी के लिए कोई गाइड नहीं कर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, फलाना-ढिमकाना। तो मैंने कहा था यार आप टेंशन मत लो, मैंने लास्ट टाइम भी गाइड किया था, उसके पहले भी मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया था। और इस बार तो मैं यार काफ़ी बेहतर प्रयास करूँगा कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है यार। थोड़े से कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे जिस वजह से मैं एक्टिव नहीं था, आपने देखा होगा। कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा था रिजल्ट आने के बाद से, क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे थे। ना ही मैं इंस्टा पे एक्टिव था, ना ही टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। लेकिन अब से एक्टिव रहेंगे और नेवी की तैयारी करेंगे, साथ में हम एयरफोर्स का भी देखते रहेंगे कि मतलब एयरफोर्स का जिसको भी अगली वैकेंसी का एग्जाम देना है, उसे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखो मुद्दे पर आते हैं, स्ट्रेटजी की बात करेंगे नेवी की, कि कैसे आप, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो आप क्लियर कर सकते हो। और तैयारी अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है नेवी का, तब भी अगर आप आज से पढ़ते हो तो कैसे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो जब आपका एग्ज़ाम होगा। देखो एग्ज़ाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, अभी आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट वगैरह देखो हम बातें बाद में करेंगे, सेपरेट वीडियोज़ में बात करेंगे कि एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, डेट कौन सी हो सकती है, एडमिट कार्ड वगैरह। अभी हम देखो सिर्फ अपने मुद्दे पर रहते हैं। तो देखो अक्टूबर मतलब बोला गया कि आपका एग्ज़ाम मिड अक्टूबर में हो सकता है। तो देखो यार अभी अक्टूबर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा, लेकिन टाइम भी बहुत कम भी नहीं है। अगर आप अब से स्टार्ट करते हो तो आप इज़िली नेवी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा, ठीक है? और ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन बहुत ही कम हो रहता है, आप सभी को पता है। बस आपका एडमिट कार्ड आ जाए। अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो मुझे लगता है कि 50% तो आपका सिलेक्शन वहीं पर हो जाता है और 50% में आपको जाकर वहाँ पर काम मतलब जो भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो आप आते हैं आपके सिलेबस पे, ठीक है? ये देखो आपका सिलेबस है और सिलेबस का जो डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसको अगर आपको एनालिसिस देखना है तो एनालिसिस भी आपको ऑलरेडी जो लिंक है वीडियो की वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल पर आपको वीडियो की लिंक नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उस चैनल से हटा रखा है, लेकिन आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये आपका सिलेबस है। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो रही हो कि आपके पास पूरे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सेक्शन हैं। कौन-कौन से हैं? एक आपका साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, इंग्लिश का है और जनरल अवेयरनेस का है। अब देखो जीए में क्या होता है, जीए में आपका रीज़निंग भी आता है, ठीक है? जीए में आपका रीज़निंग भी आता है, मैं ये बातें आगे करूँगा। तो इसका जो एनालिसिस देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से देखो आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी, जो आपका नेवी का एग्ज़ाम होता है, इसमें फिज़िक्स नहीं आता है, ठीक है? इसमें फिज़िक्स नहीं आता है, इसमें फिज़िक्स की जगह पर साइंस आता है। अब देखो एक बार मैंने ये बात और भी बोली थी, तो कुछ महान बुद्धिजीवी लोगों ने बोला था, 1-2 लोगों ने कि फिजिक्स साइंस में आता है। अब देखो यार आप साइंस और फिजिक्स के बीच डिफरेंस समझो। फिजिक्स साइंस में ही आता है आई नो, लेकिन अगर एग्ज़ामिनर साइंस से क्वेश्चन बनाता है, तो क्वेश्चन कहीं न कहीं थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिस एग्ज़ाम में केवल फिजिक्स आता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एयर फ़ोर्स का, एयर फ़ोर्स में सिर्फ़ आपकी फिजिक्स आती है और नेवी में आपकी साइंस आती है। तो अगर आप एयर फ़ोर्स की फिजिक्स देखोगे और आप नेवी की फिजिक्स देखोगे, तो दोनों में आपको थोड़ा-सा डिफरेंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा-सा डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंट नहीं डिफरेंस। क्योंकि यार क्या होता है ना कि जिसमें साइंस आता है, उसमें क्वेश्चन थोड़े-थोड़े कहीं न कहीं जनरल साइंस टाइप के होते हैं, ठीक है? तो इस बात को आपको समझना है। अब देखो आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या आपको करना है, कैसे करना है? देखो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, हमने एक्सप्लेन कर दिया, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स, जीके, रीज़निंग है। एग्ज़ाम में सबसे पहले आपके पास इंग्लिश आएगा, इंग्लिश को आप सॉल्व करने के बाद जाओगे साइंस में, फिर आप जाओगे मैथमेटिक्स में और फिर आप जाओगे जीके एंड रीज़निंग में, ठीक है? तो देखो अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपकी 4 चीज़ें आती हैं। आपको पता है क्या-क्या आता है? फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है और कंप्यूटर साइंस आता है। तो यार देखो अगर आप इतनी चीज़ें अब से पढ़ोगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कवर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने एयर फ़ोर्स की प्रिपरेशन कर रखी है, तब तो आपका फिज़िक्स रेडी होगा, लेकिन अगर आपने एयर फ़ोर्स की तैयारी अच्छे से नहीं की थी, तो आपका फिज़िक्स रेडी नहीं होगा। तो साइंस के लिए मैं जनरली आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बुक आती है एलोसेंट की जनरल साइंस, आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है? आप उसकी पीडीएफ वगैरह चाहो पढ़ सकते हो। जो जिस टाइप से फिज़िक्स आपको उसमें दे रखा है, काफ़ी आसान शब्दों में है और जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन्स हैं, आपके वहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। बाकी आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को आप मत पढ़ना, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यार टाइम कम बचा है, तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो एक बात आपको मुद्दे की समझनी है कि जो साइंस और मैथमेटिक्स होता है, इसमें से क्या होता है, नेवी के एग्ज़ाम में एक पैटर्न होता है कि
एग्जामिनर हर बार या तो साइंस का लेवल थोड़ा अप कर देता है या तो मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा अप कर देता है। मतलब कि इन दोनों में से क्या होता है, एक का लेवल थोड़ा अप रहता है और एक का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, कभी साइंस तो कभी मैथमेटिक्स। बाकी इंग्लिश और जीके रीजनिंग बहुत ही आसान आता है। ठीक है, तो सबसे जो अधिक आपको फोकस करना है वो आपको फोकस करना है इंग्लिश पे और जीके रीजनिंग पे। क्यों? क्योंकि बाई चांस आपका नेवी का एडमिट कार्ड नहीं भी आता है तो भी इंग्लिश और जीके रीजनिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। आपका सिलेक्शन, देखो वो बात बाद में करेंगे हम। ठीक है, इसके भी अलावा क्या है ना, देखो जो आपका इंग्लिश है बहुत ईजी आता है। ठीक है, बहुत ईजी आता है और आपका जीके रीजनिंग भी बहुत ईजी आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जीके और रीजनिंग पर अधिक फोकस करना है और आप इन दोनों को सबसे कम समय में, जीके और रीजनिंग और इंग्लिश तैयार होगा। ठीक है, जीके रीजनिंग क्या होता है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं जो कि बहुत ही आसान रहते हैं। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है यार, लेकिन थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका इंग्लिश और जीके सबसे आसान रहता है और सबसे कम समय में यही दोनों आपके रेडी हो जाएंगे। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल इन स्टेट से हो तो अगर आप 45 प्लस भी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा इस बार। ठीक है यार, देखो कट ऑफ है हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन इस बार की जो एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से है, देखो कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके टारगेट की बात कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है यार, तो अगर हम बात करें इंग्लिश में, देखो तो मैंने आपको, देखो इंग्लिश का जीके रीजनिंग का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो 25 में से इजीली मेरे हिसाब से यार देखो निगेटिव मार्किंग रहनी नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हो तो 25 में से यार 15 से 20 नंबर तक आप इसमें इजीली गेन कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ी है तब भी, अगर आप आज से भी पढ़ते हो तब भी आप इंग्लिश में इजीली 15 से 20 नंबर गेन कर सकते हो। 15 से 20 नंबर मेरे भाई, हम 15 नंबर ही रखते हैं। ठीक, मान लो आपने इस पे 15 नंबर ही गेन किया। और जीके रीजनिंग, रीजनिंग में देखो कुछ फिक्स टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग कुछ फिगर वाले हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप उसको पढ़ लोगे तो यार 6 नंबर आपके देखो फ्री के हो जाते हैं। जीके में भी क्या होता है, आपके फुल फॉर्म है, कैपिटल करेंसी है, मतलब कि कुछ नंबर होते हैं जो आपके फ्री के होते हैं। तो जीके में भी आप कम से कम 15 नंबर अगर आज से पढ़ते हो अच्छे से तो 15 नंबर तो आप इसमें भी ज्ञान बहुत ही ईजिली कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मान लो आपको 12 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 13 क्वेश्चन चुक्का लगाओगे तो इसमें से यार आपके 2 क्वेश्चन कहीं कहीं सही निकल जाएंगे। तो 15 नंबर हम मान के चल सकते हैं। तो सोचो, अगर आप सिर्फ इंग्लिश और जीके में स्कोर कर लोगे तो 30 नंबर देखो आपके यहीं से हो जाएंगे, 30 नंबर मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स काम चलाओ भी पढ़ लेते हो तो भी यार यहाँ से आप 10 से 15 नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं करूँगा आप बिल्कुल ना पढ़ना, आप यार काम चलाओ पढ़ लेना। देखो मैथमेटिक्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेगा। साइंस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन पे आप कम फोकस करना, प्रयास करना कि आप इंग्लिश पे और जीके रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, साइंस को आप क्या कर लो यार, देखो जो आपके रिसोर्सेज हैं अगर आप उनको लिमिटेड रखोगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। अगर आपके जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा रहेंगे तो आपको तैयारी करने में दिक्कत होगी। ठीक है यार, तो साइंस में सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ लेना। फिजिक्स भी आप यार फिजिक्स वाली मत पढ़ना जो जैसे एयरफोर्स में आती है, उसको आप पढ़ने से बेहतर है आप पढ़ लेना जनरल साइंस जो फिजिक्स होती है, आप उसको पढ़ना। तो वो क्या होता है, वो थोड़ी सी पढ़ने में आसान होती है एयरफोर्स वाली फिजिक्स कंपैरिजन में, टेक्निकल फिजिक्स कंपैरिजन में। और उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके अधिक होते हैं वो उसी से बनते हैं, यानी कि जनरल साइंस वाली फिजिक्स से ही बनते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों फिजिक्स अलग अलग नहीं है लेकिन जो दोनों क्वेश्चन का लेवल वो अलग अलग होता है। जैसे जनरल साइंस में क्या होता है, आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो जिसमें केवल फिजिक्स आती है उसमें क्या होता है, आपके कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस मेरे हिसाब से पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा तो आप इसमें सिर्फ फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, अगर आप सिर्फ फिजिक्स आज से पढ़ते हो और आप एक डेडलाइन फिक्स करते हो कि मुझे इस डेट तक फिजिक्स खत्म करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो कहीं ना कहीं यार आप 10 नंबर तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाओगे। ठीक है, कितना भी खराब करो, क्योंकि यार आपकी मैंने बता चुका हूँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है तो आपको पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कभी कभी क्या होता है यार कि क्वेश्चन आपके तुक्का भी सही लग जाते हैं, लेकिन तुक्का मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप तुक्का ट्राई करना, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, जो मैंने आपसे एयरफोर्स में कहा था वही बोलूंगा, आप सिर्फ सिर्फ यार फार्मूले याद कर लो। ठीक है, और जो आपकी लूसेंट वाली बुक होती है जिसमें बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उतना भी सॉल्व कर लोगे ना तब भी आप यार 7-8 क्वेश्चन निकाल सकते हो अगर इसमें मैथ आसान देता है। तो मैंने बताया कि एक लेवल अप रहता है, एक लेवल ईजी रहता है। तो अगर इसका लेवल ईजी वाला रहता है, इसका अप रहता है, तो 7-8 क्वेश्चन आप इजीली निकालोगे बहुत ही आराम से। ठीक है यार, और अगर लेवल अप भी रहता है तब भी 4 से 5 क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही कम बोला हूँ मैं 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है आपका,
ठीक है, आपका क्या होता है कि कट ऑफ आपकी कितनी आपको रखना है फोकस। आपको यार मुश्किल से 50 नंबर तक आ जाएँगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है यार। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप तैयारी अब से करते हो तो आपको इंग्लिश पे अधिक फोकस करना है, जीके रीजनिंग पे अधिक फोकस करना है। आपको साइंस पे और मैथमेटिक्स पे कम फोकस करना है। फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको तो मैं यार स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप अधिक से अधिक फोकस करो इंग्लिश पे। आप साइंस फोकस कर सकते हो, आप जीके रीजनिंग फोकस कर सकते हो। मैथमेटिक्स पे यार फोकस कम से कम करना, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना कि मैथमेटिक्स एक तरह होता है, लड़के इसको अपने ईगो पर ले लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में हर कोई ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन मैथमेटिक्स पे कम फोकस करना। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी नहीं करते थे या आपकी एयरफोर्स की तैयारी अच्छी नहीं थी तो, क्योंकि यार मैथमेटिक्स आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और नेवी के एग्जाम के अलावा आपको ये कहीं भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अधिक से अधिक फोकस करना इंग्लिश पे, जीके रीजनिंग पे, इसके बाद देना प्रायोरिटी साइंस को और फिर मैथमेटिक्स को। एक डेडलाइन फिक्स करो कि मुझे इस डेट तक क्या है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर डेडलाइन नहीं रहेगी तो आपकी तैयारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। सिलेबस मैंने दे रखा है, फिर भी आप एक बार क्या करना कि आपके इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, साइंस में कितना क्या है, जीके रीजनिंग कितना क्या है, सबको अपनी एक नोट्स में अलग से लिख लेना कहीं और उसको डिवाइड कर देना कि मुझे इस डेट तक इतना ख़त्म करना है, इस डेट तक इतना ख़त्म करना है। और ऐसे करते करते आप, अभी आपका अगस्त चल रहा है, आपके पास पूरा सितंबर पड़ा है और आपके पास आधा अक्टूबर है। तो आप सितंबर की यार लास्ट डेट को डेडलाइन मान के चलो कि मुझे 1.5 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है। देखो यार अभी सुनने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन विश्वास करो इंग्लिश और जीके रीजनिंग में आप बहुत ईजिली 25 से 30 नंबर तक निकाल सकते हो, कम से कम कह रहा हूँ, ये अधिक से अधिक नहीं है। जिसने बहुत ही कम पड़ेगा वो इतना नंबर ला सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अभी टाइम आपका नहीं गया, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो प्रयास करना यार कि आप साइंस में जनरल साइंस पढ़ो, इसमें आप फिजिक्स पढ़ो केवल, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और देखो बायोलॉजी में क्या होता है ना, आप थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लेना, जैसे आपके डिसीज़ हो गए, ठीक है। डिसीज़ क्या होते हैं आपके, जैसे फिक्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन टाइप के मैं आपको बता दूंगा बाद में एनालिसिस करके 2-3 दिन में। तो आप यार जो फिक्स टाइप होते हैं ना, आप उनको भी पढ़ लोगे तब भी वो आपके वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत अधिक चांस होते हैं। मैथमेटिक्स में आप फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना और साथ में यार आप क्या कर लेना कि जो आप कोई बुक उठा लेना है उससे प्रैक्टिस कर लेना फार्मूले के साथ। अगर आप उतना भी कर लेते हो मेरे हिसाब से सफिशियंट है, अगर आपने एयरफोर्स तैयारी नहीं की तो। अगर आपने एयरफोर्स तैयारी की है तब तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, तब तो आप इस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप इस पे फोकस मत करना, कोई मतलब नहीं बनता आपके लिए। इस पे आप अधिक से अधिक फोकस करना, इस पे आप अधिक से अधिक फोकस करना, ठीक है। और ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि यार मतलब मेरा जो टारगेट है एटलीस्ट इतना स्कोर बन जाए यहाँ से, तभी आपकी तैयारी आगे बढ़ पाएगी। मैं तो रिकमेंड करूँगा यार 45 प्लस टारगेट लेकर चलो सब लोग, ठीक है। अगर आप इस तरफ के स्टेट से हो तो, अगर आप साउथ साइड से हो तब तो आपकी कट ऑफ वैसे भी कम रहती है। अगर आप फीमेल हो तब तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी। फीमेल कट ऑफ कम क्यों रहेगी, क्योंकि पहली बार नेवी ने फीमेल्स को अलाउ किया है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं कोई भी इस मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ता है, क्योंकि यार 12th के बाद कहीं भी यूज़ नहीं आती है। साइंस कोई भी नहीं पढ़ता है क्योंकि यार कुछ ही एग्जाम से लाइक रेलवेज के एग्जाम होते हैं वहाँ पे आती है, बाकी एग्जाम्स कहीं नहीं आते हैं। इंग्लिश और रीजनिंग यार कोई पढ़ता है, ठीक है। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से फीमेल की काफ़ी कम रहने वाली है। ये फिलहाल ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम बात इसकी करते हैं। तो आई होप आपके यहाँ से काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, जीके में, इंग्लिश में जो चीज़ें फिक्स हैं मैं वो आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जैसे इसमें फुल फॉर्म हो गया आपका, कैपिटल करेंसी हो गया, आपके डैम्स हो गए, आपके फेस्टिवल्स हो गए, आपके मेले हो गए, ठीक है। ये जो चीज़ें आपकी फिक्स रहती हैं बिल्कुल, आप इन पे फोकस करना। करंट अफेयर आप मत पढ़ना यार, करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन बहुत टाइम लेता है, तो मत पढ़ना, आप कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आसान है और आप इजीली तैयार कर सकते हो, आप उस पर अधिक फोकस करना। बाकी यार आपका जो रिटन एग्जाम होता है ऑफलाइन एग्जाम में कम रोल निभाता है, आपका ज़्यादा रोल निभाता है फिजिकल। इस बार आपका फिजिकल देखो थोड़ा टफ हो गया है, टाइम को 30 सेकंड घटा दिया गया है। पहले टाइम आपका 7 मिनट था, अब टाइम आपका सिर्फ 6.5 मिनट है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करते रहो, लेकिन इसके साथ साथ आप फिजिकल की तैयारी भी करते रहो, ठीक है यार। अब देखो एक लोग का डाउट रहता है कि क्या सेक्शनल कट ऑफ रहती है, तो ये डाउट मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, अभी यार वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मोटी मोटी बात यार ये है ना कि आपको फिजिकल पे फोकस करना है इसके साथ साथ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, आप इसको तो क्लियर कर लोगे, जो इसका रिजल्ट है आपका वहाँ पे अनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुरंत आपका फिजिकल करवा दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल पास करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, अगर आप फिजिकल में फेल हो जाओगे तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो काफ़ी लोग मेरे भाई जो गलती कर चुके जिन्होंने फिजिकल तैयार नहीं किया था,
तो फिजिकल को रेडी कर लेना यार। फिजिकल भी आपका 50% रोल रखता है, ठीक है। अगर 50% रोल ये रखता है तो 50% मेरे हिसाब से फिजिकल रोल रखता है नेवी के एग्जाम में सिलेक्शन में, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप इसमें से 10-12 नंबर, इसमें 10-12 नंबर और इसमें से आप 5-5 नंबर श्योर कर लेते हो तो बाकी यार तुक्का में भी कुछ नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप तुक्का के भरोसे जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। और ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मत करना कि आप तुक्का के भरोसे रहो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद से धोखा कर रहे हो। लेकिन मैं आपको मोटी बात जो रियलिटी आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछता है, मेरा दोस्त मेरा भाई, तो मैं उसको यही बोलता है यार, रियलिटी यही है कि काफ़ी लोग तुक्का लगाते हैं। काफ़ी लोग का तुक्का नहीं भी लगता है, लेकिन काफ़ी लोग का तुक्का लग भी जाता है। तो अगर आप 50 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो और 50 आप तुक्का लगाते हो और इन 50 में से आपका 10-12 भी तुक्का लग गया, तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं। ठीक है यार? तो ये रही मोटी-मोटी बात, और एक स्ट्रैटेजी, एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है? अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप आज से लग जाओ। अगर आपने पढ़ रखा है, तब बहुत ही अच्छी बात है यार, आप आगे बढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है? जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हो। अब से मैं एक्टिव रहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जो भी मेरी हेल्थ इश्यू थी, अभी सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।